अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेक और बाय डिसीजंस। बट बिफोर वी प्रोसीड टू मेक और बाय डिसीजंस, मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा अगेन इसमें इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है एग्जैक्टली ये इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। So a decision is a conclusion of a process by which one or two, by which one chooses between the two. By one means we, of course, we chooses between the two or more alternative course of actions for the purpose of attaining the business objective. Business का objective क्या होता है? To maximization of profit और optimum profit होता है by using the scarce resources efficiently. सो तो जो डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हमने कल डिस्कस किए थे, उन सबसे पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जनाब हमारे पास जो है जो आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अगर हमें सेल्स टारगेट है तो सेल्स टारगेट को हमें अचीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्शन बजट है तो हमें प्रोडक्शन बजट में कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं टू जहाँ पे हमने प्रोडक्शन बजट को अटेन करना है। और अगर हमने कोई परचेज बजट को हमने अचीव करना है या टारगेट किया तो हमें ऐसी कौन सी मसाइल है कि हमें किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी आ रही है। सो वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, या ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्शन टारगेट जो है उसको अचीव नहीं कर पा रहे, या ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम अपना परचेज टारगेट जो है उसको अचीव नहीं कर पा रहे। देन हम क्या करते हैं कि हम डेवलप करते हैं टू डेवलप द पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स। देन नंबर 4 स्टेप इसमें होगा कि हम जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं। देन हम जो नंबर 5 स्टेप होता है इसमें ये होता है कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं द बेस्ट अल्टरनेटिव और द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन नंबर 6 जो होता है हम करते हैं इम्प्लीमेंट द डिसीजन। और नंबर 7 ये होता है कि हमने देखना होता है कि हमारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई वेरिएशंस आई हैं तो वो वेरिएशंस क्यों आई हैं। देन वी नीड टू अडॉप्ट द कंट्रोलिंग मेजर्स ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग इंट्रोडक्शन। आज जो हमने करना है वो करना है हमने यू नो मेक अ बाय डिसीजंस। बट बिफोर वी प्रोसीड टू मेक अ बाय डिसीजंस, कल हमने एग्जाम फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था कि इफ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आस्क्स यू टू डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फॉलो द 5 स्टेप अप्रोच शोन बिलो। सबसे हमने पहले आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर। देन हमने करना है कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। देन हमने करना है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एज पर अवेलेबल स्केस रिसोर्सेज। हमने इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इसमें कैलकुलेट करना है। देन हमने प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट हमने सबसे पहले बनानी है और कौन सी प्रोडक्ट हमने सेकंड नंबर पे बनानी है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अटेन द ऑप्टिमम प्रॉफिट टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। द स्टेप नंबर 5 इसमें होगा कि देन हम मेक प्रोडक्ट्स करते हैं इन रैंक ऑर्डर अंटिल scarce resource is used up. So optimal production plan is then achieved. So जो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेक और बाय डिसीजंस विद नो लिमिटिंग फैक्टर्स। हमने मेक और बाय डिसीजन जो करने हैं ऐसी हालत में जब हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे पास मटेरियल्स भी वाफर मिकदार में है, हमारे पास जो है डायरेक्ट लेबर भी वाफर मिकदार में है, हमारे पास जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं या जो भी ओवरहेड्स हैं उसके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सो मेक और बाय डिसीजंस मतलब हमने कोई प्रोडक्शन जो है हमें चाहिए वो हम खुद तो हमने बनानी है या उसको हमने मार्केट से आउटसोर्स कर देना है या उसको बाय कर देना है विद नो लिमिटिंग फैक्टर। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास मटेरियल्स भी हैं, हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी है, हमारे पास ओवरहेड्स भी है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ए मेक और बाय डिसीजन? लेट्स सी। In a make or buy decision, in a make or buy situation with no limiting factors, the relevant cost for the decision are the differential cost between the two options. Between the two options कौन सी हैं? पहली ऑप्शन ये कि हम खुद बना लें, दूसरी ऑप्शन ये कि हम मार्केट से उसको बाय कर लें या मार्केट से उसको आउटसोर्स कर दें। Now what is the differential cost? Differential costs are, remember, these are the variable costs. Again, I need to tell you here that fixed costs had nothing to do with the decisions. अगर आपने प्रेमिसेस जो हैं किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आपने रेंट पे लिया है तो अब आपने उसका रेंट देना है, चाहे वो प्रोडक्ट आप खुद बनाते हैं या चाहे वो प्रोडक्ट आप मार्केट में आउटसोर्स कर देते हैं। देन नाउ अ मेक अ बाय प्रॉब्लम involves a decision by an organization
about whether it should make a product, carry out an activity with its own internal resources, or whether it should pay another organization to make the production, carry out the activity. Examples of make or buy decisions would be as follows. देखिए अगेन बात वही हो रही है कि आपने अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने प्रोडक्शन को खुद प्रोड्यूस करना है या मार्केट से बाय करना है. Whether a company should manufacture its own components or buy the components from an outside supplier. Whether a construction company should do some work with its own employees or whether it should subcontract the work to another company. These are the examples of outsourcing. To make और buy decision से पहले हम कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से एलिमेंट्स को जो है या कंपोनेंट्स को हम एनालाइज करें हैं कि हमें खुद बनाने चाहिए या इसको आउटसोर्स करना चाहिए. These are a kind of questionnaires. Remember, we are making what? We are making budgets, planning सारी चीजें कर रही हैं. हम किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. तो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग हियर राइट नाउ. ओके, if an organization has a freedom of choice about whether to make internally or buy externally and has no scarce resources that put a restriction of what it can do itself, the relevant cost for the decision will be differential cost between the two options. Again, what is relevant cost? What is the differential cost? These are the costs which are known as the variable costings. Okay, again, fixed costs and nothing to do with the decision making process, because you have to incur that cost irrespective of the fact that कि आपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, या आउटसोर्स करना है या नहीं करना. आपने रेंटल प्रेमिसेस जो है वो अपने देने देने हैं. आपने जो यूटिलिटीज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटीज हैं, जो आपकी गैस के चार्जेस हैं, वो अपने भरने हैं. अगेन, सो एग्जांपल हम एक डिस्कस कर लेते हैं. Make or buy decisions. Now, Buster Limited makes 4 components W, X, Y, and Z, for which costs in the forthcoming year are expected to be as follows. Remember, these are the expected costs. These are not the costs which are already incurred. For which costs in the forthcoming year are expected to be as follows. हमारे पास जो है 4 कंपोनेंट्स हैं W, X, Y and Z. तो अगर हमने जो टारगेट हमने प्लान किया वो ये है कि हम जो प्रोडक्ट W के जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो 1000, प्रोडक्ट X के जो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो 2000, प्रोडक्ट Y के हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो 4000 एंड प्रोडक्ट Z के हमने जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो है 3000. सो अब इसके बाद हमें क्या चीज गिवन है? यूनिट की जो है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, यूनिट की मटेरियल कॉस्ट है, सॉरी, यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दैट इज गिवन इन रुपीज. अब इस मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो आपकी मटेरियल कॉस्ट है W की वो है 4, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 8 एंड देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 2. सो इसकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है W की वो है 14, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट X की वो है 17, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्ट Y की वो है 7 एंड देन प्रोडक्ट Z की जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹12 पर यूनिट. रिमेंबर नाउ अगेन, अगर हम क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करें तो वो हमारे पास जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है पर एनम एंड कमिटेड फिक्स कॉस्ट आर एज फॉलोज. अब ये तो देखिए इनकी यूनिट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है. ये आपने अगर ये ₹14 कब इनकर होंगे? जब हम प्रोडक्ट W का यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. ₹17 कब हम इनकर होंगे? जब हम प्रोडक्ट X का यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. इस तरह 7 और 12 तब इनकर होंगे जब हम इनकी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने तो ये कॉस्ट भी इनकर नहीं होनी. these are what variable cost, these are what differential cost, these are what relevant costing. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम ये यूनिट्स प्रोड्यूस करें या ना करें, W, X और Y, Z के लिए जो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल वो हमने फिक्स करनी ही करनी है, क्योंकि हमने तो रेंटल प्रेमिसेस पे लिए हुए हैं, प्रेमिसेस जो है वो रेंटल पे लिए हुए हैं. सो आप देख सकते हैं incurred as a direct consequences of making. अगर हमने प्रोडक्ट W बनाई तो हमें 1000 फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. अगर हमने प्रोडक्ट X बनाई तो हमें जो है 5000 इनकर करने पड़ेंगे, 6000 इनकर करने पड़ेंगे, 8000 इनकर करने पड़ेंगे और अदर कमिटेड कॉस्ट या अदर कमिटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो 30,000 अपनी करनी पड़ेंगी. अब ये देखिए WXYZ की 1000 तब इनकर होगी जब आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. X की कब आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी? जब आपने ये X प्रोड्यूस करना है 5000. Y के 6000 आपको तब बियर करनी पड़ेगी जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं Y के. Z के तब नंबर ऑफ 8000 आपने करना है, इनकर करनी कॉस्ट इनकर होगी जब आपने नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. These are costs that are incurred in a direct consequences of making.
अदर कमिटेड कॉस्ट जो है वो 30,000 वो इनकर होनी ही होनी है, वो इनकर होनी ही होनी है, वेदर आप प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते कोई भी यूनिट. सो a subcontractor has offered to supply units of W, X, Y, and Z for rupees 12, 21, 10 and 14. So यहाँ पे and Z is missing, Z हम इसमें कर देते हैं. So a subcontractor has offered to supply, एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे रेफर किया, आपसे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि आप लोग ये जो चीजें इंटरनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मैं आपको दे देता हूँ यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर, 12 के ऊपर आपको देता हूँ एक्स, 21 के ऊपर दे देता हूँ प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट, ₹10 का मैं आपको देता हूँ वाई का एक यूनिट, एंड ₹14 का मैं आपको दे देता हूँ प्रोडक्ट जी का यूनिट. ठीक है. अब हमने डिसाइड करना है कि वेदर बस्टर लिमिटेड शुड मेक और बाय द कंपोनेंट्स. अब ये देखिए, ये हमारे पास यूनिट कॉस्टिंग आ गई है. अब जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो क्या है? डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास इन जो प्रोडक्ट को इनकर करने की वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट, दैट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द डिसीजन. तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमने डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी खुद प्रोड्यूस करना है तो हमारी इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टर ने हमें जो ऑफर किया है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है. सो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, अब वो आप कुछ ऐसे देखेंगे. The relevant costs are the differential costs between making and the buying, and these consist of different in unit variable costs plus differences in directly attributable fixed costs. Subcontracting will result in some fixed cost saving. देखिए, अगर तो मैं WXYZ खुद प्रोड्यूस नहीं करता, कॉन्ट्रैक्टर से ले लेता हूँ, तो आपको पता है ना कि हमने वो जो ये वाली फिक्स कॉस्ट थी, ये तो स्ट्रेट वे बचाई जा सकती है, 1000, 5000, 6000, 8000. अगर मैं ये यूनिट कॉस्टिंग नहीं करता, यूनिट यूनिट प्रोड्यूस खुद नहीं करता, तो ये चूंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये तो बची जाएगी. 30,000 जो है वो मुझे इन एनी केस इनकर करना है प्रेमिसेस रेंटल के चक्कर में या किसी और भी सिनेरियो में. सो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 14, 17, 7 एंड 12. ये हमने कहां से लिया? ये हमने यहां से लिया 14, 17, 7 एंड 12. दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग. और ये जो है 12, 21, 10 एंड 14, ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया कि ये हमें कॉन्ट्रैक्टर ने ऑफर किया. इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, अ सब कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑफर्ड टू सप्लाई यूनिट्स ऑफ W, X, Y एंड Z फॉर ₹12, 21, 10 एंड 14. अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये चीजें खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, हम ये चीजें खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, अगर हम ये मार्केट में सब कॉन्ट्रैक्टर से ले लेते हैं, तो हमें सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही? अगर हम प्रोडक्ट डब्ल्यू का एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है 14. लेकिन अगर हमने वही चीज बाय की कॉन्ट्रैक्टर से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ₹2 नेगेटिव आ रही है, ये हमारी सेविंग आ रही है. ₹2 जो नेगेटिव आ रही है, हमारी सेविंग आ रही है. ये चीज हम प्रोड्यूस करते 14 में, जो कि सिर्फ इसके भी वेरिएबल कॉस्ट है, रिमेंबर, अब इसमें फिक्स कॉस्ट एंटर नहीं है. तो ये हमारे पास आगे सेविंग आ गई ₹2 पर यूनिट की. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हमने जो प्रोडक्ट एक्स का हम एक यूनिट खुद प्रोड्यूस करते हैं 17 का, वो हमें मार्केट से कितने का मिल रहा है? 21 का. तो ये जो ₹4 है ये हम एक्स्ट्रा पे करेंगे. इसी तरह प्रोडक्ट वाई के अंदर 7 जो है हमारी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन अगर हम बाहर से लेंगे तो हमें ₹10 का मिलेगा, यहाँ हमें ₹3 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. जब हम प्रोडक्ट जेड की बात करते हैं, तो पर यूनिट जो हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ₹12 का है, लेकिन अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमें 14 का पड़ रहा है, तो ये ₹2 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं. सो मीनिंग देयर बाय ओनली वन प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट डब्ल्यू, उसमें हम ₹2 बचा रहे हैं, बाकी सब में यहाँ पे अपेरेंटली हम क्या करें, ज्यादा दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पे अभी डिसीजन मुकम्मल नहीं हुआ. अब हम देखते हैं कि हमारी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी थी, हमारी जो वो थी, हम इसका टोटल इंपैक्ट लेंगे ना. अब ये देखें, टेबल के टॉप पे आप देखें कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे 1000 फॉर डब्ल्यू, 2000 फॉर एक्स, 4000 फॉर वाई एंड जेड के लिए 3000. अब हम ये जो हमारे पास कॉस्ट सेविंग है -2, 4, 3, 2, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल इंपैक्ट कितना आएगा? 1000 यूनिट्स को जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000, 2000 को जब हमने ₹4 से दिया तो यहाँ पे हमें 8000 ज्यादा देने पड़ेंगे. 4000 जो यूनिट से यहाँ पे हमने ₹3 एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, उससे मल्टीप्लाई किया तो 12000 हो गया. 3000 हमने उसके प्रोड्यूस करने थे, और मार्केट से जब बाई किया तो हमें ₹2 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, तो 3000 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6000 आ गया. अब आप ये देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम ये आउटसोर्स करते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी, तो हमें 2000 की सेविंग होती है. ठीक है. अगर हम प्रोडक्ट एक्स को करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, तो हमें 8000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है फॉर 2000 यूनिट्स. अगर हम प्रोडक्ट वाई को आउटसोर्स करते हैं
तो 4000 यूनिट्स के लिए हमें 12,000 सब कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम 3000 यूनिट्स आउटसोर्स करते हैं तो हमें जो है आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टर को 6000 ज्यादा देने पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड हम फिक्स कॉस्ट कितनी बचा रहे हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी। हियर यू कैन सी फॉर डब्ल्यू इट इज 1000, फॉर एक्स इट इज 5000, फॉर वाई इट इज 6000, फॉर जेड इट इज 8000। सो नाउ यहाँ पे 2000 तो हमने बचाया और 1000 भी हमने फिक्स कॉस्ट बचा ली, तो माइनस माइनस प्लस। तो प्रोडक्ट डब्ल्यू को अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो हम 3000 बचाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्रोडक्ट एक्स को आउटसोर्स करते हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को देने हैं 8000, लेकिन उसके अगेंस्ट हम 5000 की फिक्स कॉस्ट बचा रहे हैं। अगेन हमें ये प्रोडक्ट महंगी पड़ रही है मार्केट से, हमें 3000 पे जो सब कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं यहाँ पे 12000 पे एक्स्ट्रा। ऑन दी अदर हैंड इसके अगेंस्ट हम 6000 को बचा रहे हैं कॉस्टिंग को, और नेट अभी भी हम देखें तो 6000 जो है हमें कॉन्ट्रैक्टर को फिक्स कॉस्ट बचाने के बावजूद ज्यादा देने पड़ रहे हैं। प्रोडक्ट जी के लिए हम 6000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द बाइंग ऑफ 3000 यूनिट्स, और इसके अगेंस्ट हम बचा रहे हैं 8000 फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे हम 2000 सेविंग। अब दो प्रोडक्ट ऐसी आ गई हैं जब हमने इनको एज ए होल देखा, प्रोडक्ट डब्ल्यू एंड प्रोडक्ट जी। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को हम 6000 दे रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट फिक्स कॉस्ट कितने बचा रहे हैं 8000। इसका मतलब यहाँ पे नेट सेविंग हम हो रही है 2000 की, और यहाँ पे हमें नेट सेविंग हो रही है 3 फॉर प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट डब्ल्यू में हम 3000 की सेविंग कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जी में हम 2000 की सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डिसीजन है वो ये होगा कि हमने डब्ल्यू और जेड को हमने आउटसोर्स कर देना है। ये चीजें हम आउटसोर्स कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट एक्स और वाई जो है ये हम खुद बनाएंगे। ये आपका यहाँ पे डिसीजन होता है मेक एंड बाय के अंदर, कि प्रोडक्ट डब्ल्यू को और प्रोडक्ट एक्स को हम आउटसोर्स करेंगे, और प्रोडक्ट एक्स को और प्रोडक्ट वाई को हम खुद से बनाएंगे। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, द कंपनी वुड सेव ₹3000 पर एनम बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपोनेंट डब्ल्यू, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, वेयर द परचेज कॉस्ट वुड बी लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट टू मेक इंटरनली, ₹2 हमें बच रही थी उसमें, एंड वुड सेव ₹2000। कैसे आया, ₹2 बच रहे थे और हमने 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना था बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपोनेंट जेड बिकॉज ऑफ सेविंग इन फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹8000। ओके, जेड के में जो हमें सेविंग हो रही थी, जो फिक्स कॉस्ट 8000 की हो रही थी, ठीक है, ये 2000 उसमें हम बचा रहे थे। सी इन दिस एग्जांपल relevant costs are the variable costs in-house manufactured, the variable costs of subcontract units, and the saving in the fixed cost. Other factors to consider in to make a buy decision, if component W and Z are subcontractors जिसकी हम बात कर रहे हैं, how will the company most profitably use the spare capacity। देखिए जब हमने आउटसोर्स करने से भी पैसे बचा लिए, तो उसके बाद स्पेयर कैपेसिटी भी तो आ गई ना, हम कोई और चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वुड द कंपनी वर्कफोर्स रिजेंट द लॉस ऑफ वर्क टू एन आउटसाइड सब कॉन्ट्रैक्टर, क्या कंपनी को इसके ऊपर पछताना पड़ेगा। वुड द सब कॉन्ट्रैक्टर बी रिलायबल विद द डिलीवरी टाइम, अगर हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं तो क्या जो सब कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे साथ कमिटमेंट किया क्या वो हमें टाइमली डिलीवरीज दे देगा। एंड वुड ही सप्लाई द कंपोनेंट्स ऑफ द सेम क्वालिटी, क्या वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा। ये दीज आर द कंसर्न्स व्हिच आर ऑलवेज अटैच्ड विद द आउटसोर्सिंग डिसीजंस। Does the company wish to be flexible and maintain better control over operations by making everything itself? Are the estimates of the fixed cost saving reliable? ये जो हम अभी फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम 1000 बचा लेंगे प्रोडक्ट एक्स से एंड सो ऑन, और बाकी प्रोडक्ट से कुछ ऐसे बचा लेंगे। सो इन दिस द केस ऑफ प्रोडक्ट डब्ल्यू, बाइंग इज क्लियरली चीपर देन मेकिंग इन हाउस। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वहां तो क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें मार्जिनल कॉस्ट बच रही है, यूनिट कॉस्ट बच रही है, और फिक्स कॉस्ट ना भी बचे, ₹2 तो बच रहे थे ना पर यूनिट के पीछे, ठीक है, फिक्स कॉस्ट ना भी बचे। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट जेड, अब जेड में हमने फैसला करना है कि वहां पे हमें यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, लेकिन हमारी सेविंग होती है सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की वजह से, ठीक है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो फिक्स कॉस्ट हमारी जो है वो इनकर नहीं होगी। हम कहते हैं कि ठीक है हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम बिल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं ठीक है पहले हमारा 300 यूनिट का बिल आता था, अब 200 का आएगा, लेकिन यू नेवर नो कि अब आपका यूनिट रेट बढ़ जाएगा और आपका बिल वहीं पे आएगा। तो फिक्स कॉस्टिंग जो है दैट इज नेवर रिलायबल इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दैट इज व्हाई फिक्स कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है उसको हम अवॉइड ही करते हैं। In the case of product Z, the decision to buy rather than make would only be financially beneficial if the fixed cost saving of ₹8000 could really be delivered by the management.
अगर तो मैनेजमेंट वाकई सिर्फ फिक्स कॉस्ट बचा सकती है इन द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट जी, देन वो बेनिफिशियल होगा कि हम आउटसोर्सिंग उसकी करें। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, वो है बी लिमिटेड मेक्स थ्री कंपोनेंट्स, रिमेंबर दिस इज न्यू क्वेश्चन। बी लिमिटेड मेक्स थ्री कंपोनेंट्स एस टी एंड डब्ल्यू, द फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड। वेरिएबल कॉस्ट आपकी है 2.5 एस के लिए, 8 है टी के लिए और 5 है प्रोडक्ट डब्ल्यू के लिए। इसका फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है 2, 8.3 एंड 3.75, जो और आपकी टोटल जो कॉस्ट है वो 4.5, 6.3 एंड 8.75। And other company has offered to supply the components to BB Limited at the following prices। एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको क्या दिया कि मैं आपको जो प्रोडक्ट एस का एक यूनिट है वो आपको दूंगा ₹4 का, मैं आपको प्रोडक्ट जो है टी का एक कंपोनेंट टी का एक यूनिट दूंगा ₹7 का, और मैं आपको प्रोडक्ट डब्ल्यू का कंपोनेंट डब्ल्यू का एक यूनिट दूंगा 5.5 का। नाउ आपने डिसाइड करना है कि विच कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स इफ एनी शुड बी लिमिटेड कंसीडर बाइंग इन, हमें कौन सा बाय करना है, कौन सा आउटसोर्स करना है। नाउ हियर इज योर टेस्ट, यहाँ पे आपका टेस्ट है कि आपने क्या बाय करना है या बाय करना है। रिमेंबर अगेन रिमेंबर, डिसीजन मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, इसमें जो फिक्स कॉस्ट का भी आपको पर यूनिट गिवन है इसको आपने अवॉइड करना है। रिमेंबर फिक्स कॉस्ट है नथिंग टू डू। सो इसको जब हम इसका आंसर पे हम जाएंगे तो अब आप देखें कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2.5, 8 एंड 5, ये हमने कहां से ली, ये देखें टॉप की रो में 2.5, 8 एंड 5, जबकि 4, 7 एंड 5.5 जो है दैट इज द प्राइस दैट इज गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। 4, 7 एंड 5.5। अब अगर आप इसका नेट फैक्ट निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एस पे हमें 1.5 एक्स्ट्रा जा रहा है, हम खुद बना रहे हैं 2.5 की, मार्केट से हमें मिल रहा है 7 की, तो यहाँ पे जेब से जा रहा है। जबकि प्रोडक्ट टी के लिए हम खुद बना रहे हैं ₹8 का, लेकिन अगर हम बाय करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर से ₹7 का, यहाँ पे हमें ₹1 की सेविंग हो रही है। और इसी तरह प्रोडक्ट डब्ल्यू की हम जब बात करते हैं तो ₹5 में हम खुद बना रहे हैं और 5.5 में हम बाय करें, तो यहाँ भी हम एक्स्ट्रा जो पेमेंट करें। आपने कॉन्सेप्ट ये देखना है कि मुझे चीपर प्रोडक्ट कहाँ पड़ रही है, माइनस के साइन के साथ अगर जाएंगे तो मे भी क्या थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो आपने सिर्फ ये देखना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग। तो यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो कंपोनेंट एस और डब्ल्यू में ज्यादा है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है प्रोडक्ट टी की हमें यहाँ पे सेविंग आ रही है। The variable cost of making component T is greater than the variable cost of buying it। BB Limited should consider in component T only। तो ये आपका एक MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये आपके पास 3 ऑप्शन थे। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है बाय प्रोडक्ट टी ओनली, ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि कंपोनेंट एस और कंपोनेंट डब्ल्यू को जब हम आउटसोर्स करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पर यूनिट जब 1.5 हमारी जेब से जाएगा मोर, और 0.5% हमारी पॉकेट से जाएगा प्रोडक्ट डब्ल्यू के लिए, लेकिन ₹1 हम बचा सकते हैं प्रोडक्ट टी से। सो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो यही होगा कि जनाब आपका जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, टी को आउटसोर्स करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेक एंड बाय डिसीजंस का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। और इफ देयर इज एनीथिंग जो कि अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका या आप समझते हैं कि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।